हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत। आपने अक्सर देखा होगा एग्जामों में पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं शायद आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत को हर कोई नहीं पढ़ाता है। हर कोई पढ़ा देता है, हिमालय पढ़ा देता है, ठीक है, आपको नीचे वाला इंडिया पढ़ा देगा, महाराष्ट्र तमिलनाडु तक पढ़ा देगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नाम बड़े अजीब अजीब हैं, और दूसरी बात पहाड़ियों के नाम बड़े अजीब अजीब हैं। अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हो तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत जो है उसके नामों में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है अदर राज्यों की तुलना में। और यहाँ पर हिमालय है इसलिए क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर पर्वत चोटियां हैं, हिमालय है तो पर्वत चोटियां होंगी, तो इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। नदियों का मतलब देखो, गंगा नदी भी यहीं से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है, देहांग दिबांग लोहित, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो कि भारत का एकमात्र सबसे लंबा नदी के ऊपर ब्रिज है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जामों में। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति बिल्कुल बदल दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नामों में डिफरेंस है। जब नामों में डिफरेंस है, कुछ कुछ नाम किसी किसी पहाड़ी के दो दो नाम देखने को मिलते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा एक नाम रट लेता है और एग्जाम में उसका नाम बदल कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना होगा पूर्वोत्तर भारत। इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर भारत करेंगे। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन हम पहले पूर्वोत्तर भारत को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत पहले नदियां, फिर पर्वत एवं पर्वत चोटियां, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो हमारे दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, और वीडियो को कोई भी लाइक मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो हो सकता है मैं बिशेंद्री पाल का रिकॉर्ड तोड़ दूं। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब से क्या होता है, एक साथ आदमी अमीर हो जाता है। बाई चांस में अमीर हो गया और अंबानी को पीछे छोड़ दिया भारत में, तो उससे दिक्कत बन जाती है। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहूंगा अपनी, तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें और वीडियो को लाइक ना करें। ठीक है, शेयर मत करना, शेयर कर दिया तो और बच्चे पढ़ लेंगे और उनका भला हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम नदी। नदी में भी जब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है पूर्वोत्तर भारत में, वो ब्रह्मपुत्र ही बनती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ की मेन नदी है, जबकि जो बाकी नदी हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया नदियों से, वो भी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर, तो आपको याद रखना बस ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से पढ़ना है। ये पूर्वोत्तर भारत का ओवरव्यू है, जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, और बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। अगर आप और ज़्यादा डीप में पढ़ाने के लिए बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर एक और वीडियो ले आएंगे। ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत को नहीं, बल्कि हम पूरे भारत को इसी प्रकार कवर करेंगे। एक एक राज्य को लेंगे, उसके अंतर्गत क्या चोटियां पड़ती हैं, क्या पर्वत पहाड़ पड़ते हैं, क्या इससे इंपॉर्टेंट बनता है, क्या जल परिवहन है, क्या वायु परिवहन, सब कुछ एक वीडियो में करेंगे हर एक राज्य के ऊपर। चाहे तो आप इसे समझ लीजिए कि आओ भारत को जाने, इस प्रकार की एक वीडियो सीरीज होगी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पूर्वोत्तर भारत को समझने से पहले कि आखिरकार सेवन सिस्टर्स कौन सी हमारी। सेवन सिस्टर्स आपने नाम सुना होगा, पूर्वोत्तर भारत की सेवन सिस्टर्स किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो सेवन सिस्टर जो हमारे राज्य, उसके अंतर्गत आपको एक चीज याद रखनी है कि उसके अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम नहीं आता है। क्वेश्चन इस प्रकार दे देता है कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं या नहीं आते हैं, तो यदि आपको उसमें सिक्किम मिलता है तो आपको सिक्किम टिक नहीं करना है, क्योंकि सिक्किम सेवन सिस्टर्स के अंतर नहीं आता है। ठीक है, सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये आते हैं हमारे सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत। ठीक है, इनकी राजधानियां एक बार देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है दिसपुर, मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग, और मिजोरम की है आइजोल, नागालैंड की है कोहिमा, और त्रिपुरा की है अगरतला। इनसे क्वेश्चन राजधानियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर भारत की, क्योंकि पूर्वोत्तर की भारत की जो राजधानियां हैं, इनके नाम में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। आपने पूरे भारत की राजधानियां देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार के नाम नहीं देखे होंगे कंफ्यूज करने वाले। आप इन्हें एक दिन पढ़ लेना, 4 दिन बाद इन्हें सोचोगे तो आप भूल जाओगे कि पूर्वोत्तर भारत के आखिरकार राज्यों की राजधानी क्या थी। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, और त्रिपुरा की अगरतला। ठीक है, अभी हम फिर से रिपीट करेंगे सब कुछ, एक बार सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, और फिर सारा जितना भी हमने पढ़ा उसे एक बार अच्छे से रिपीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नदियों पे आते हैं। नदियों में भी मैंने बताया था सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी निकलती कहाँ से, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है। सबसे पहले समझिए कि ग्लेशियर क्या होता है। मान लीजिए आपका ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, आपने फर्श पे रखा,
थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पिघलेगा, पिघलेगा तो आगे की तरफ पानी बहेगा। जब आगे की तरफ पानी बहेगा, मान लीजिए कोई गड्ढा है तो उसमें पानी भर जाएगा। जब उसमें पानी भर जाएगा, जो पानी गड्ढे में भरा उसे कहेंगे झील, और ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये हमारा ग्लेशियर। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी को कहां से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हमारा कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। तो इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो चीन में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करती है, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं पहले ये समझिए कि भारत में प्रवेश किस राज्य से करती है। पहला क्वेश्चन, तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा, किस दर्रे से करती है? तो यांगयाप दर्रे से करती है। ठीक है। किस पर्वत को काटकर एंट्री करती है? किस पर्वत को काटकर एंट्री करती है? तो नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है। ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, सुबनसिरी, पिथुमारी, पगलादिया, ये सभी किसकी सहायक नदियां? सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। दिहांग फिर हमारी किस में आती है? असम में आती है। असम में इसे कहा जाता है सबसे पहले ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो नदी है हमारी सांगपो या फिर जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि हमारी मानसरोवर झील से निकलती है, क्वेश्चन ये भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा वह नदी जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के नामचा बारवा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम सबसे पहले ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है? तो आपको याद रखना है कि नामचा बारवा पर्वत से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और असम में सबसे पहले इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां पर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे कहा जाता है जमुना। क्या नाम? जमुना कहा जाता है। जब इसे जमुना कहा जाता है तो इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका जो निकलती है जेमू ग्लेशियर से। कौन सी? तीस्ता नदी। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती तीस्ता नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश में मिल जाती है, अपना जल किस में गिरा देती है? ब्रह्मपुत्र में गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी का जल आगे की ओर लेकर बढ़ती है, फिर आकर उसमें बांग्लादेश में एक और नदी मिलती है जिससे कहते हैं पद्मा। पद्मा मुख्य रूप से गंगा को कहते हैं। गंगा हमारी कहां से निकलती है? पहला क्वेश्चन, गंगा हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। गोमुख से 19 किलोमीटर आगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी गंगा नदी। फिर गंगा नदी हमारी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जो गंगा है उसकी सर्वाधिक लंबाई हमारी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जो लंबाई है वो है हमारी झारखंड में। ठीक है। जब ये फरक्का नामक स्थान पर होती है पश्चिम बंगाल में, तो अपनी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। सबसे पहले समझिए वितरिका क्या होता है। जब मुख्य नदी बहती है और उसकी कोई सहायक नदी मत समझिए, जैसे कि ये मुख्य नदी बह रही है और इसका कुछ जल साइड में बहने लगे इसे छोड़कर, तो उसे कहते हैं मुख्य नदी की वितरिका। मान लीजिए आपने कोई फर्श पर पानी डाला, ठीक है, फर्श पर जब पानी डाला तो फर्श पर पानी बहेगा तो आप देखते हो कि कुछ धारा साइड में निकल जाती है, कुछ लाइनें साइड में निकल जाती हैं। वो क्या होती हैं? वो मुख्य जो हमारा पानी बह रहा उसे छोड़कर साइड में बहने लगती हैं। तो ये साइड में जो बह रही है इन्हें कहते हैं वितरिका। मुख्य नदी की वितरिका यानी वितरित हो गई वो। तो जब हमारी गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर आकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक जो कि सीधी निकल जाती है मुख्य धारा, उसे कहते हैं भागीरथी। दूसरी जो दक्षिण की ओर बढ़ जाती है उसे कहते हैं हुगली नदी। कोलकाता हमारा हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर हमारे 2 द्वीप स्थित है, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ठीक है। उसके बाद जो भागीरथी नदी है यही हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये भागीरथी नदी हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक है, पद्मा। और हमारा ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जा रहा था? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जा रहा था जमुना नाम से। जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं, जो कि हमारा गंगा का नाम था पद्मा। ठीक है, पद्मा कहते हैं। जब पद्मा हमारी आगे की ओर बढ़ती है तो मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। बराक नदी का ही दूसरा नाम है हमारा मेघना नदी। ठीक है, बराक नदी का ही दूसरा नाम है मेघना नदी। जब मेघना नदी हमारी आकर मिलती है किससे?
पद्मा से, जो कि जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को हम पद्मा कह रहे थे। जब पद्मा में आकर मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और ये मेघना नदी ही अंतिम रूप से अपना जल किस में गिराती है, तो अब अंतिम रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जाते हैं। अब तक तो हमने थ्योरी पढ़ी, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक मांजुली नदी द्वीप समूह है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली नदी द्वीप समूह जो कि 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। नदी द्वीप क्या होता है, नदी पर आपने देखा होगा कि हमारा रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है, न्यूमूर द्वीप है, ये सभी द्वीप कैसे हैं, लक्षद्वीप है, ये कैसे हैं, ये हमारे हैं किसमें, सागर में, ठीक है, किसमें है, समुद्र में है। लेकिन जो हमारा मांजुली नदी द्वीप समूह है ये हमारा एक नदी में है, और नदी में होने के कारण ये सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। मतलब द्वीप तो मांजुली से भी बड़े होंगे लेकिन वो नदी में नहीं होंगे, वो समुद्र में होंगे। लेकिन मांजुली द्वीप समूह जो हमारा ऐसा द्वीप समूह है जो कि विश्व में सबसे बड़ा है, नदी के ऊपर द्वीप, ठीक है, जिसे भारत सरकार ने एक जिराबी घोषित कर दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि मांजुली नदी द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2006 में। 2006 में भारत सरकार ने इसे एक जिला भी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, यह क्वेश्चन बनेगा। यह विश्व का सबसे छोटा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप है। जो हमारा मांजुली था वो तो सबसे बड़ा था, ब्रह्मपुत्र का भी और विश्व का भी। लेकिन जो हमारा मांजुली पे ब्रह्मपुत्र पर जो हमारा एक और द्वीप है जो कि विश्व का तो सबसे छोटा नहीं है लेकिन ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है उमादा। कौन सा, उमादा। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी ये लोहित नदी है, कौन सी, लोहित नदी है, जो कि हमारी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसे कहा जाता है खूनी नदी। खूनी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल मिट्टी से होकर बहती है। जब ये लाल मिट्टी से होकर बहती है तो ये लाल लाल दिखने लगती है। ये लाल दिखने के कारण ही इसे कहा जाता है खूनी नदी। तो क्वेश्चन बनेगा कि खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो खूनी नदी कहा जाता है लोहित नदी को। किसको, लोहित नदी को। एक नदी है जो कि हमारी आकर मिलती है असम में, क्या, असम में आकर मिलते हैं, जिसका नाम है सुबनाश्री या सुभानश्री। दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन मैंने बताया था कि कभी कभी दो नाम होते हैं और कंफ्यूज कर देता है, तो चाहे सुबनाश्री हो या सुभानश्री हो, ठीक है, ये कहां पर आकर मिलती है, तो असम में आकर मिलती है। किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, सुबनाश्री या सुभानश्री। सुबनाश्री या सुभानश्री आकर हमारी असम में मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है, कितने देशों से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा 3। अब मैप से समझिए 3 क्यों। पहला, जहां से इसका निर्माण हुआ, कहां से हुआ था, चीन से, चेमायुंगडन ग्लेशियर के मानसरोवर झील से हुआ था। उसके बाद ये पूर्व की ओर मुड़ी और कहां पर पहुंची, हमारी अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत। दूसरा देश हुआ हमारा भारत, और तीसरा हमारा हुआ बांग्लादेश, जहां पर अंतिम रूप से इसे जमुना कहा गया। तो ये कितने देशों से होकर बहती है, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, अब पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो भारत के लगभग क्या कंफर्म ही है, 2 राज्यों से होकर बहती है। पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। मेघालय में होकर नहीं बहती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेघालय में होकर बहती है, लेकिन नहीं, मेघालय और असम की सीमा बनाते हुए ये हमारी बांग्लादेश में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, सुभानश्री, ठीक है, लोहित, पगलादिया, पिथुमारी, ये किसकी सहायक नदियां थी, तो ये ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियां थी। तो ये बनते हैं नदियों से क्वेश्चन, किससे, पूर्वोत्तर भारत की नदियों से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक और चीज देख लीजिए, जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी में आपने सुना होगा रैंप घाटी है। रैंप घाटी आखिरकार होती क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रैंप, जिस पर रैंप करते हैं मॉडल लोग, वो कैसा होता है, वो इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार आगे की तरफ पतला सा होता है, ठीक है, जिस पर रैंप करते हैं लोग, मॉडल लोग। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र नदी हमारी सदिया से लेकर धुबरी पट्टी, जो कि हमारे दोनों बिंदु असम में पड़ते हैं, दोनों बिंदु असम में पड़ते हैं, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक ये रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी में इसलिए बहती है
क्योंकि ये रहा हमारा रैंप, और इसके जो दक्षिण में है वो है असम, वो है मेघालय का पठार, उत्तर में हमारा कौन सा, हिमालय पर्वत। तो इसके दक्षिण में तो हो गया हमारा मेघालय का पठार, उत्तर में हो गया हमारा हिमालय का पठार। जो हिमालय और मेघालय बीच में पठार बीच में पड़ रहे हैं तो इस नदी को बहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जब जगह नहीं मिल पाती है तो एक नाले में बहती है। नाले का मतलब एक बहुत ही पतले स्थान में होकर बहती है, जिस पर लोग रैंप पर वॉक करते हैं ना, उस इतने पतले रास्ते पर होकर बहती है, इस प्रकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहने के कारण इसे कहा जाता है असम से लेकर धुबरी पट्टी तक ये रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी में बहने का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसे स्थान नहीं मिल पाता है। स्थान क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में मेघालय का पठार है। जब दोनों होने के कारण इसे बीच में जगह नहीं मिल पाती है, पतले रास्ते से होकर बहती है। पतले रास्ते से को ही हम रैंप कहते हैं। और कहां से कहां तक बहती है, तो आपका आंसर होगा सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान से किस स्थान तक रैंप घाटी में होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। और सदिया और धुबरी पट्टी हमारे दोनों कहां पर पड़ते हैं, तो दोनों हमारे असम में पड़ते हैं, ठीक है। कहां पर, असम में पड़ते हैं। जो एक और क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी, 2900 किलोमीटर। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी भारत में लंबाई कितनी है। इसकी भारत में लंबाई कितनी है, तो इसकी भारत में लंबाई है 917 किलोमीटर। कितनी, 917 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन बनेगा, आपने सुना होगा भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सदिया ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज, ये किस नदी पर है। ढोला सदिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज। ये अधिकतर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, लोहित नदी पर स्थित है, जिसे हम खूनी नदी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा नदी के ऊपर पुल है। नदी के ऊपर पुल है सबसे बड़ा, कौन सा, भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सदिया ब्रिज। ढोला हमारा पड़ता है असम में, सदिया से लेकर ढोला, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक बहता है। कहां से, यहां से लेकर यहां तक है हमारा कौन सा, ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। सदिया से लेकर ढोला तक, सदिया से लेकर ढोला तक। सदिया हमारा असम में पड़ता था, क्योंकि सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी थी किस में बहती थी, रैंप घाटी में बहती थी। तो असम के सदिया से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ढोला तक है हमारा कौन सा, भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई लगभग 9.14 किलोमीटर है। और किस नदी पर है, लोहित नदी पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ी पर्वत चोटियां, पर्वत क्या है पूर्वोत्तर भारत के। एक ये ओवरव्यू है, आप इस समझ लीजिए, कोई डिटेल न्यूज नहीं है कि आप समझ लो, इससे भी डिटेल अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो एक आपके लिए मास्टर क्लास समझ लीजिए कि आपको बस अच्छे से सुनना है, सुनते रहना और कॉन्सेप्ट डेवलप करने अपने। अगर एक बार इंटरेस्ट आ जाए ना पढ़ने में, तो क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटी, क्या ज्योग्राफी, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्लास लाई गई है, ठीक है। आप बस अच्छे से सुनिए, ये मेरा काम है कि किस प्रकार मुझे समझाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की पर्वत एवं चोटियां। आखिरकार पर्वत और चोटियों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्वत और चोटियों के अंतर्गत जो हमारी सबसे पहले देखते हैं हम, असम में हमारी दो पड़ती हैं, मिकिर व रेंगमा, मिकिर व रेंगमा। और मेघालय में हमारी तीन पड़ती हैं, गारो, खासी और जयंतियां। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतियां। ये हमारी किसका भाग है, तो ये हमारा किसका भाग है, राजमहल पहाड़ियों का, जो कि हमारी राजमहल पहाड़ियां झारखंड में पड़ती है। अब आपका आंसर होगा कि ये ऊपर है और राजमहल पहाड़ियां नीचे हैं। ये ऊपर है और राजमहल पहाड़ियां नीचे हैं, तो राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा क्यों है। देखो, पहले ये मैप इस प्रकार चिपका हुआ था। पहले ये मैप, ये जो बीच में जगह है, ये पहले बीच में जगह नहीं थी। ये मैप इस प्रकार चिपका हुआ था। हुआ क्या कि जब ये नदियां इस प्रकार बहने लगी, ये हमारी कौन सी थी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर हमारी मेघना नदी, और ये हमारी क्या कहते जेमू ग्लेशियर से निकलती तीसरा नदी। इन नदियों ने बीच में एक गड्ढा बना दिया। कहने का मतलब एक खाली स्थान कर दिया, पहाड़ को काट दिया, कुछ पहाड़ ऊपर चले गए और कुछ नीचे आ गए। तो नीचे वाले पहाड़ को कहा जाने लगा झारखंड, झारखंड की राजमहल पहाड़ियां, ऊपर वाले को शिलोंग पठार। तो आपको याद रखना, शिलोंग पठार जो है हमारा, जिसके अंतर्गत हमारी मिकिर, रेंगमा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आती हैं, ये हमारी झारखंड की राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। मिकिर व रेंगमा हमारी पड़ती हैं असम में, और गारो, खासी, जयंतिया पड़ती हैं हमारी मेघालय में, ठीक है। अब पूछेगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी नौकरेक। कौन सी? नौकरेक। नौकरेक अब ये पूछेगा कि नौकरेक हमारी किस पहाड़ी पर पड़ती है? नौकरेक हमारी किस पहाड़ी पर पड़ती है? तो आपको याद रखना गारो पहाड़ी पर। कौन सी? गारो पहाड़ी पर। गारो खासी जयंतीय जो पहाड़ी है, इन्हीं के नाम पर यहां पर जनजातियां भी रहती हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि गारो खासी जयंतीय पहाड़ी हमारी कहां पर पड़ती हैं, तो आपका आंसर होगा मेघालय। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि गारो खासी जयंतियां जो हमारी जनजाति है वो कहां पर है, तो वो भी हमारी मेघालय में है। मिकिर व रेंगमा हमारी कहां पर है, तो वो है हमारी असम में। ठीक है, कहां पर? असम में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमारी 4 पहाड़ियां पड़ती हैं, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी। मिरी, अबोर, डफला और मिसमी हमारी ये कहां पर पड़ती हैं? तो ये हमारी पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसका हिस्सा है? तो ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय के 3 पार्ट हैं भारत में, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय जो कि सबसे छोटा है, यहाँ पर सबसे छोटी छोटी चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसी का हिस्सा है हमारी ये 4 चोटियां, 4 पहाड़ियां। किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का। और कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, जिनका नाम है मिरी, अबोर, डफला और मिसमी। मिरी, अबोर, डफला और मिसमी। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? पहला, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी हमारी किस राज्य में पड़ती है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी ये किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का भी 3 ऑप्शन दे देगा, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे हमारा इस प्रकार हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तो वो टूटा टूटा सा दिखाई देता है। ठीक है ना, टूटा टूटा सा दिखाई देता है। हर राज्य में उसके टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन टुकड़ों को अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिमालय को, शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में पटकोईबूम, अरुणाचल प्रदेश में पटकोईबूम शिवालिक हिमालय को, और नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोल और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। जैसे जैसे हमारा हिमालय इस प्रकार पूर्व की ओर मुड़ता है, उसके बाद दक्षिण में मुड़ता है, तो उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके टुकड़े हो गए हैं, हर एक राज्य में अलग अलग टुकड़ा आता है। तो उन टुकड़ों का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। किस प्रकार नाम है? जैसे कि पटकोईबूम हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, लेमाटोल मणिपुर में और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। ठीक है, इस प्रकार इनके नाम है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो जो हमने पर्वत चोटी के अंतर्गत पढ़ा। सबसे पहले हमने मिकिर रेंगमा जो कि हमारी असम में पड़ती है, गारो खासी जयंतियां जो कि हमारी मेघालय में पड़ती है। आप बोर्ड की तरफ देखिए, मैं समझा रहा हूं। मिकिर और रेंगमा हमारी असम में पड़ती हैं, गारो खासी जयंतियां हमारी मेघालय में पड़ती हैं। पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी नौकरेक। नौकरेक चोटी हमारी किस पहाड़ी पर पड़ती है? तो नौकरेक चोटी हमारी गारो पहाड़ी पर पड़ती है, गारो पहाड़ी पर पड़ती है। ठीक है, गारो खासी जयंतियां जनजाति कहां पर रहती हैं? क्योंकि गारो खासी जयंतियां पहाड़ी हमारी मेघालय में है, इसी कारण गारो खासी जयंतियां जो हमारी जनजाति हैं वो भी हमारी मेघालय में रहती हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि शिलोंग पठार जिसके अंतर्गत हमारी मिकिर रेंगमा गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां आती हैं वो किसका हिस्सा है? तो वो हमारा झारखंड में राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। अब कोई आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया एग्जाम में कि ये क्यों है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों है झारखंड की राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा, जबकि झारखंड नीचे है, ये तो हमारा बहुत ऊपर है, तो आप कहेंगे क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों ने इसे इतना काट दिया है बीच वाले हिस्से को कि ये वाला हिस्सा चला गया है ऊपर और ये वाला हिस्सा चला गया है नीचे। जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं शिलोंग पठार, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम शिलोंग पठार और नीचे वाले कहते हैं राजमहल पहाड़ियां। तो मिकिर रेंगमा गारो खासी जयंतियां ये पहाड़ी जो ये शिलोंग पठार इन्हें संयुक्त रूप से कहते हैं, ये शिलोंग पठार जो है ये राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मिरी, अबोर, डफला और मिसमी जो कि किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। हिमालय के 4 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो हमारी अबोर, डफला, मिरी और मिसमी है ये हमारी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है जो कि हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पटकोईबूम, नागा पहाड़ी, लेमाटोल और मिजो पहाड़ी। जब हमारा हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो हर राज्य में एक छोटा छोटा टुकड़ा पड़ता है, तो उसका नाम हर एक राज्य में अलग है।
उसका नाम हर एक राज्य में अलग है। जैसे कि पटकोईबूम उसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, नागा पहाड़ी उसे नागालैंड में कहा जाता है, लेमाटोल उसे कहा जाता है मणिपुर में, और मीजो कहा जाता है उसे मिजोरम में। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ दर्रे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दर्रों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में है ही क्या, दर्रे, नदियां, पहाड़, पहाड़ियां, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने। आप हर बार ये कह लो हर लेक्चर में कि दर्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नदियों से पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में है क्या, नदी, पहाड़, दर्रे, यही घूम फिर कर हर राज्य में यही, तो पढ़ना यही है। ठीक है ना, कुछ छोड़ना नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं दर्रे सबसे पहले हैं 3 दर्रे पढ़ते हैं, बूमडिला, यांगयाप और कारगी करपोला। बूमडिला, यांगयाप और कारगी करपोला। सबसे पहले समझिए दर्रे क्या होते हैं। मान लीजिए पहाड़ों पर नदी बह रही है, ठीक है, उसने पहाड़ों को काट काट कर चिकना कर दिया, अपनी घाटी बना ली, गहरी घाटी। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं बीच में जो लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर पहले पानी था, पानी बह रहा था, ठीक है, यहाँ पर नदी कोई बह रही थी यहाँ पर। अब हुआ क्या कि यहाँ पर नदी ने बहना छोड़ दिया, अब ये हुआ कि नदी ने बहना छोड़ दिया तो उसने अपनी एक लाइन बना ली थी जो कि बहने के कारण गड्ढा बना लिया था। ये जो गड्ढा है यही है हमारा क्या, दर्रे। ठीक है ना, इसीलिए दर्रों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम पहाड़ियों पर इससे रास्ते बना लेते हैं जाने के लिए। पहाड़ियों पर चलना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नदियों ने उन्हें सरल बना दिया पहाड़ों पर चलने के लिए। अगर हमें पहाड़ों को काटकर बीच में से निकलना है या फिर कहीं पर जाना है तो उनका प्रयोग दर्रों से ही किया जाता है। दर्रों से ही जाना पॉसिबल है। क्यों जाना पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पहले नदियां बहती थी, नदियों ने बहना छोड़ दिया और अपना एक गड्ढा रास्ता बना लिया, एक रोड की आकार का। इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम दर्रे। ठीक है, तो हम दर्रे ही पढ़ने वाले हैं। दर्रों का प्रयोग ये होता है कि हम एक देश से दूसरे देश, जो कि बीच में पहाड़ आ रहे हो अगर, ठीक है, तब हम एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं अगर बीच में पहाड़ आ रहे हैं। दर्रों का प्रयोग ये होता है। ठीक है, मुख्य रूप से दर्रों का प्रयोग ये होता है। आइए दर्रों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या पड़ता है, ये वाला हिस्सा हमारा चीन का है। तो चीन की सीमा पर या तिब्बत की सीमा पर हमारे 3 दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला बूमडिला, दूसरा यांगयाप, तीसरा कारगी करपोला। पहला बूमडिला, दूसरा यांगयाप, तीसरा कारगी करपोला। ठीक है, आपको इससे एक चीज याद रखनी है यांगयाप दर्रे से, कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है यांगयाप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा यहां से ये बनेगा कि बूमडिला, यांगयाप और कारगी करपोला किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। और किस देश के साथ? तिब्बत के साथ या चीन के साथ ये अपनी सीमा बनाते हैं। यानी ये अरुणाचल प्रदेश या फिर भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं या चीन से जोड़ते हैं। कौन से? बूमडिला, यांगयाप और कारगी करपोला। ठीक है, उसके बाद हमारा इस तरफ पड़ता हमारा क्या, म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा पर आपको 3 याद रखनी है या फिर 4 याद रखनी है। मुख्य रूप से 4 दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से? दीफू, पांगसाड़, लिखापानी और तुजू। दीफू, पांगसाड़, लिखापानी और तुजू। जो हमारा ये है दीफू है, पांगसाड़ है, लिखापानी है, ये पड़ते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जो कि म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा म्यांमार का है। कौन से? दीफू, पांगसाड़ और लिखापानी। ये हमारे किससे सीमा बनाते हैं? तो हमारे बनाते हैं म्यांमार से सीमा। और जो हमारा तुजू है ये भी म्यांमार से सीमा बनाता है, लेकिन इससे खास विशेषता ये है कि हमारा मणिपुर में पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीफू, पांगसाड़, लिखापानी और तुजू दर्रा जो है हमारे किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, पूछ लेगा दीफू, पांगसाड़ और लिखापानी और तुजू में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश का नहीं है? तो आपका आंसर होगा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा हमारा मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, अब टोटल से देखो कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 ऑप्शन इसमें से उठा लेगा, एक ऑप्शन इसमें से उठा लेगा, बूमडिला, दीफू, पांगसाड़, लिखापानी। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपको मैप से याद रखना है, ये बनाता हमारा तिब्बत के साथ और ये बनाते हैं हमारे म्यांमार के साथ। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जामों में। ये मत समझिए कि हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है, ये हमारे लिए काफी है। ये तो एक बेसिक नॉलेज है जो कि एग्जाम में पूछी ही नहीं जाना। ठीक है, पूछा ही नहीं जाना। तो इसीलिए इन चीजों को पढ़े जो आजकल एग्जामों में पूछी जा रही हैं। बेफालतू में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, झूठा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर पढ़ाई ना करें। झूठा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर पढ़ाई ना करें। ठीक है, और दिमाग में गोबर ना भरें अपने में।
कि हमने बहुत कुछ कर लिया और करा कुछ भी नहीं हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 10 वीडियो बनाऊंगा, आपको सब पता पड़ जाएगी पूर्वोत्तर भारत से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत बच्चों को तो ये लग रहा होगा ये वीडियो भी कितनी लंबी हो गई है, इसमें भी क्या पढ़ा दिया, और ये नहीं पता अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। जो ये सोचते हैं ना कि क्या पढ़ा दिया, कितनी लंबी होगी वीडियो, उनका कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसते उनके, वो बस वही करते रहते हैं कि 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दर्रे पढ़े हमने। ठीक है, अब हम एक बार सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, जो जो हमने आज पढ़ा। ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने इस वीडियो के, बस आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना वीडियो देखकर कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मास्टर वीडियो की सीरीज चलती रहेगी, ना कि भूगोल पर, बाकी सभी सब्जेक्टों पर चलेगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने नदियां। नदियों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा हमने कि नदियों के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा हमने ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के, ठीक है ना, मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद ये पूर्व की ओर बहती है और भारत के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा या फिर यांग्याप दर्रा या फिर नामचा बारवा पर्वत। अगर पर्वत पूछ ले कौन सा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। नामचा बारवा पर्वत सबसे पूर्वी पर्वत है हिमालय का। ठीक है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे लोहित कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। और इसकी 3 सहायक नदियां लोहित, दिबांग, दिहांग। ठीक है, लोहित, दिबांग, दिहांग। जो हमारी लोहित नदी है इसे लाल नदी या खूनी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये लाल मिट्टी से होकर बहती है। लाल मिट्टी से होकर बहने के कारण ये लाल दिखाई देती है, इसे कहा जाता है इसे लोहित नदी को खूनी नदी। लोहित नदी पर ही हमारा एक ब्रिज स्थित है, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है ना, जो कि सदिया से लेकर ढोला तक स्थित, सदिया से लेकर असम के सदिया से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के ढोला तक स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 9.14 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी के ऊपर पुल है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। असम में सबसे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। फिर गंगा आकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं। फिर उससे मणिपुर में एक नदी आकर मिलती है, जिसे कहते हैं मेघना नदी। और मेघना नदी और पद्मा की संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। मेघना ही अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। ठीक है, एक इसकी सहायक नदी है जो कि हमारी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी हमारी बांग्लादेश में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है सुबनासिरी या सुबहानसिरी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये थे हमारे नदियों से संबंधित क्वेश्चन। थोड़ा गंगा के बारे में देख लेते हैं। गंगा हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से, हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में है। जहां पश्चिम बंगाल में आकर ये 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो दक्षिण की ओर चली जाती है उसे कहते हैं हुगली नदी। कोलकाता हमारा हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर 2 द्वीप स्थित है, न्यू द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली नदी द्वीप समूह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, जिसे भारत सरकार ने एक जिला भी घोषित कर दिया है। ठीक है, और इसे 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो है उमांदा। कौन सा, उमांदा। उसके बाद हमने पढ़ा पर्वत चोटियां और पर्वत चोटियां में पर्वत के अंदर मिकिर रेगमा, गारो खासी जयंतियां, ये हमारे शिलोंग पठार के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमारा राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है झारखंड में। वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार है। ठीक है, इनकी संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो कि हमारी गारो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी, गारो पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंतियां मेघालय में स्थित होने के कारण गारो खासी जयंतियां जो जनजाति हैं वो भी मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मिरी अबोट डफला मिस्मी हमारी हिमालय का हिस्सा है। हिमालय भी कौन सा, शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो हमारी मिरी अबोट डफला और मिस्मी है, ये किसका हिस्सा है, तो ये हमारी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जब हमारा हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो वो अलग अलग राज्यों में टूट जाता है, टूटा सा बिखरा हुआ प्रतीत होता है, तो इसे हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पटकोईबूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, लेमाटोल जो है हमारा मणिपुर में, और मीजो हमारा मिजोरम में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा दर्रे क्या होते हैं। दर्रे वो होते हैं जब नदियां किसी पहाड़ के
पहाड़ पर बह रही हो या पहाड़ के आसपास बह रही हो और वहां से बहना छोड़ दें तो एक समतल सपाट स्थान बना लेती है, इस प्रकार का, उसे कहते हैं हम दर्रे। क्या चीज? दर्रे। जो हमारे दर्रे हैं वो है जो हमारे तिब्बत से सीमा बनाते हैं, वो है बोमडिला, यांगयाप और कागरी करपोला। बोमडिला, यांगयाप और कागरी करपोला। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। और यांगयाप दर्रे से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। उसके बाद हमारे म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले जो दर्रे हैं वो हैं दिफू, पांगसाट, लेखापानी और तुजू। दिफू, पांगसाट, लेखापानी और तुजू। जो ये हमारे किससे सीमा बनाते हैं? तो ये हमारे बनाते हैं म्यांमार से सीमा। इसमें से सबसे डिफरेंट है वो है तुजू। तुजू हमारा क्योंकि मणिपुर में पड़ता है, बाकी के तीन जो है दिफू, पांगसाट और लेखापानी हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लें राजधानियों के ऊपर। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले याद रखना सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? सेवन सिस्टर के अंतर्गत हमारे सिक्किम नहीं आता है। कौन कौन से राज्य आते हैं? पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, मेघालय और असम, ये आते हैं। त्रिपुरा, ये आते हैं हमारे किसके अंतर्गत? सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत। सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम से आप कुछ दर्रे याद रख लीजिए, जैसे नाथुला, जयप्लेजा। नाथुला और जयप्लेजा ये कि सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाथुला और जयप्लेजा किस में आते हैं हमारे? ये पढ़ते हैं हमारे सिक्किम में। नाथुला, जयप्लेजा। नाथुला दर्रे से ही भारत से चीन में प्रवेश किया जाता है। आपने सुना होगा कि भारत और चीन के बीच व्यापार चल रहा है, तो व्यापार जो पहाड़ों से होकर व्यापार चल रहा है वो किस दर्रे से होकर चल रहा है? तो आपको याद रखना वो चल रहा है नाथुला दर्रे से होकर। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेवन सिस्टर की राजधानी कौन कौन सी। राजधानी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, दूसरा असम की दिसपुर, ठीक है, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की अग्रतला। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा पूर्वोत्तर भारत को। अगर पॉसिबल होगा तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर एक और वीडियो लाई जाएगी, 2 वीडियो और लाई जाएंगी, चाहे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। हालांकि कंप्लीट हो गया, अगर मुझे लगेगा कुछ छूट गया तो एक और वीडियो लाई जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ना कि पूर्वोत्तर भारत को, बल्कि पूरे भूगोल में हम भारत को इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो लेंगे हर राज्य से और पूरे राज्य की पहाड़ियाँ, नदियाँ, पर्वत, चोटियाँ सब कुछ कवर कर लेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो हमने पढ़ा केवल पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी है? पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत हमने पढ़ा है पहला नदियां, दूसरा हमने पढ़ा पर्वत एवं पर्वत चोटियां, तीसरा हमने पढ़ा दर्रे। ठीक है, तो आपको बस अच्छे से वीडियो देखनी है। ठीक है, नोट्स बनाना चाहो बना लेना। एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए वीडियो थी केवल, कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार डेवलप होते हैं, सोचना किस प्रकार बनता है और किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल ये था इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, नोट्स बनाना चाहे बना लेना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पॉसिबल होगा तो इसके ऊपर क्वेश्चंस की वीडियो ले आएंगे। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम किसी एक राज्य को फिर से उठाएंगे, जिसके अंतर्गत हम नदियाँ, पहाड़ियाँ और दर्रों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।